हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो पेज नंबर 8 स्टार्ट किया था हमने। इस पेज में क्या टॉपिक था? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है। कोई हाई मास वाली कोई चीज़ है तो वो बड़ी स्पीड में नीचे गिरेगी अर्थ पे, जबकि लो मास वाली चीज़ है तो स्लो गिरेगी, उतना फास्ट नहीं आएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स में इफ़ेक्ट आता है, उसकी जो वेलोसिटी में इफ़ेक्ट आ जाता है, उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये डिफरेंट होता है, तो इसमें वेरिएशंस हैं, तो वही वेरिएशन हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो आ जाते हैं इसके वेरिएशन में। यहाँ पेज नंबर 8 में 2 इसके वैरायटी दी हुई है, वैसे तो 3 है, ए बी और सी दी है। तो फर्स्ट वन था चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ। पेज नंबर 9 में इसका एक टेबल भी बना के दिया है जिसकी हेल्प से आप और अच्छे से समझ सकते हो। तो 3 इसमें वेरिएशन बताए हैं, डिफरेंसेस बताए हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 3 टाइप से है। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो सरफेस है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट होता है। अब क्या वेरिएशन है उसके अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो वहाँ से जो सेंटर है अर्थ का वो ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयरिंग टू अदर साइड। जो इसके ईस्ट और वेस्ट साइड है, अगर हम नॉर्थ साउथ के कंपैरिजन में देखें तो ईस्ट और वेस्ट साइड से जो अर्थ का सेंटर है वो काफ़ी लेट जॉइंट होता है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा सही, ज़्यादा नहीं। सो यहाँ पर वही मेंशन कर रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो है वहाँ से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो वो हाईएस्ट वही है, सबसे ज़्यादा 9.832 है। लेकिन जो बाकी 2 साइड से देखोगे ईस्ट वेस्ट से तो वो आ जाएगा 9.78 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में जो चेंजेस है डिफरेंस, और वो भी ऑन दी सरफेस। अभी हम अबव या बिलो नहीं जा रहे हैं, अर्थ के ना अंदर जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ ऑन दी अर्थ। तो वो 2 टाइप से ही है। नॉर्थ साउथ पोल फर्स्ट वन, वहाँ पे हाईएस्ट है 9.832, और दूसरी साइड से देखेंगे ओके, क्योंकि ओवल शेप का है ना, तो आप डायग्राम देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिटिल बिट चेंजेस है, 0.05 0.005 के आसपास का डिफरेंस है। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में डिफरेंस है ऑन दी सरफेस। अब आ जाते हैं अबव दी सरफेस। तो आपको मालूम ही है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फिनिश हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ये जो इसका ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है। फिर वो कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरती, वो वहीं पे मूव करती रहती है, ऑर्बिट में ही राउंड मारती रहती है। लेकिन ये ऑर्बिट है अराउंड 35,000 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर आप एक पर्टिकुलर हाइट तक जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, वो कम नहीं होता है। लेकिन अगर आप 35,000 क्रॉस कर गए, ऑर्बिट में एंटर कर गए, तो उसमें फिर वो तो बहुत इफेक्ट आ जाता है, लगभग ना के बराबर हो जाता है एक्सेलरेशन। और यहीं पर तो यही सेकंड है कि अगर, तो यहाँ पे मैंने बताया कि था आपको कि आप ये रीड कर लो, एरोप्लेन का है, इसमें एग्जांपल दिया है, सैटेलाइट का भी है। तो एरोप्लेन चाहे 10, 15, 20 किलोमीटर भी ऊपर चाहे, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही रहने वाला है, वो जो 9.78 या 83 दिया हुआ है जो फर्स्ट वन में, उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हो, मोर देन 35,000 सैटेलाइट की जो हाइट होती है उस पर चले जाओगे, तो फिर वो एक्सेलरेशन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। तो वो सेकंड है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि देखो स्टार्टिंग में हाइट 0 किलोमीटर तो 9.8 है, थोड़ी सी और हाइट ली तो भी 9.8 ही है, फिर और मैक्सिमम हाइट ले ली, मैन मेड जो बलून बनाए हैं तो देखो थोड़ा सा इफेक्ट आया 9.77, 36,000 किलोमीटर से ऊपर चले गए। लिटिल बिट डिफरेंस, बहुत कम होता है, 0.1 का है सिर्फ। फिर 400 पे चले गए तो 8.7 आ गए, 400 किलोमीटर जो वेदर सैटेलाइट्स होती हैं। तो जैसे जैसे हाइट पे जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाइट होती है तब। उसके बाद देखो 35,000 के ऊपर चला गया तो डायरेक्ट 0 पॉइंट समथिंग आ गई। उसके और ऊपर जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो ये था हाइट पे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और अबाउ 35,000 तो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है। अब आ जाते हैं सी। अब अर्थ के अंदर जाना है। ये भी आपने सुना होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे भी कि अगर अर्थ के अंदर जाओगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। जबकि हमारा, अगर हमने ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हमने फार्मूला देखा होगा तो उसमें क्या बोला था, मास डबल होगा किसी चीज़ का तो उसका फोर्स डबल हो जाता है। और एक डिस्टेंस की बात थी कि अगर डिस्टेंस जो है 2 चीज़ों के बीच का, अगर डिस्टेंस कम होता है
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। अर्थ के अंदर जा रहे हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं आप, एक आयरन बॉल लेके जा रहे हैं अंदर, लेकिन अर्थ के अंदर लेके जा रहे हो, तो अर्थ के जो सेंटर है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है उस सेंटर पॉइंट तक लेके जाओगे अगर ज़्यादा अर्थ के अंदर, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई अगर डिस्टेंस कम होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ना चाहिए, ये कम कैसे हो जा रहा है? तो कम हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ मास में चेंजेस हो जा रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरी अर्थ पे है, सेंटर में ज़्यादा है लेकिन पूरी अर्थ में है। लेकिन अगर आप अर्थ के अंदर आ रहे हो, फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर अंदर आ गए आप, तो जितना 100 किलोमीटर का जो एरिया है उतना तो हमने छोड़ दिया ना, वो गया, तो वो मास जो है वो कम हो जाता है। अर्थ का मास उतना ही, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट अंदर लेकर आ गए, तो आगे का मास जो होगा वो कंसिडर होगा, ना कि पहले का मास। इसलिए यहाँ पर ये क्लियर कर लो कि चेंज विद द डेप्थ, अर्थ के जितना अंदर आओगे ऑब्जेक्ट को लेकर, अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जितना किलोमीटर आप अंदर आते जाओगे, तो फोर्स बढ़ने वाला नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ने वाला नहीं है, उल्टा और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं रिलेशंस में भी यही होता है। एग्जाम्पल के लिए आप रिलेशन समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होना है, बहुत दूर भी नहीं होना है। उन हर एक चीज़ में क्या होता है, ये सब चीज़ें कम होती चलती हैं। जो फोर्स है, जो एक्सेलरेशन है, ये डिक्रीज़ होता जाता है। ज़्यादा दूर जाओगे तो भी, बहुत नज़दीक आओगे तो भी, एक बैलेंस होगा तो बरोबर है वो हाईएस्ट, जैसे कि नॉर्थ और साउथ। तो यही 3 टाइप थे इसके कि ऑन दी सरफेस कैसा है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे ही हाईएस्ट है, बाकी जगह पे थोड़ा सा कम है। हाइट ज़्यादा होगी कम हो जाएगा, बहुत अंदर आएगा डेप्थ में तो भी कम हो जाएगा, तो कम ही होगा। हाईएस्ट सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल पे ही। अब आगे आ जाते हैं मास एंड वेट। ओके, तो अच्छी रीड कर लो, ये थिंक अबाउट इट भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। बोलता है विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा, जो डायरेक्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो चेंज होगा अगर हम इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं। देखो सोचो इसके ऊपर और बताओ मुझे ये। और फिर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि सेंटर ऑफ द अर्थ में जी कितना होगा, ज़्यादा ही होना चाहिए ग्रेविटेशनल, लेकिन हम यहाँ पे जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अभी मैंने बताया कि धीरे धीरे करते करते वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो काफ़ी कम हो जाएगा वो। कितना होगा कम, वो यहाँ पे डेटा नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना तो क्लियर बताया कि डेप्थ में जितना हाइट पे जाओगे तो भी देखो 0 पॉइंट समथिंग आ गया था लास्ट में, 0.225 दिया था एज गिवन इन द टेबल। तो वैसे ज़्यादा क्लोज आओगे अर्थ के सेंटर तक पहुँच जाओगे तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कम ही होगा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, तो थिंक अबाउट इट और मुझे आंसर भेजो इसके जो भी आपको लगता है। और ये मून का भी एग्जांपल दिया हुआ है उसके नीचे, जस्ट मैंने बताया था पहले ही है, 1/6 होता है मून का जो ग्रेविटी है अर्थ के कंपैरिजन में। अब आ जाते हैं मास और वेट पे। ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो इसमें नया है वो भी बता दूं मैं, और ओल्ड भी बता देता हूँ। मास मीन्स क्या है, जो मैटर कंटेंट होता है उसके अंदर। जैसे मैंने राइस का एग्जांपल दिया था आपको कि 100 पीसेस हैं, सीड्स है राइस के, तो जो 100 हैं तो वो 100 ही रहेंगे। अर्थ पे ले जाओ, मून पे कहीं पे भी लेके जाओ, मार्स पे, अर्थ पे, तो वो मास होता है कि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड मास। उसका ग्रेविटी से कोई कनेक्शन नहीं है, मास डज नॉट कनेक्टेड विद द ग्रेविटी। लेकिन वेट जो है वो ग्रेविटी से कनेक्टेड है। तो जो फोर्स लगता है, मून का फोर्स है, अगर अर्थ का फोर्स जो लग रहा है, उनकी जो ग्रेविटी है वो वेट डिसाइड करती है, और मास जो है वो सिर्फ मैटर डिसाइड करता है। तो मास चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज, इसलिए इसको स्केलर क्वान्टिटी बोलते हैं। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और जो चेंज होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसमें एक नई चीज़ दी है यहाँ पर मास में कि मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर द मास हायर द इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि आप मूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो देखो जिसका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो जल्दी मूव नहीं कर पाएगा ना, जो मोटे लोग हैं वो जल्दी मूव नहीं कर पाते, यहाँ से वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। जो पतले हैं वो बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। एनर्जी भी मैटर करती है लेकिन मास भी काफ़ी मैटर करता है, इसलिए बोलते हैं वेट मेंटेन करो। तो हायर द मास हायर इज़ द इनर्शिया। इनर्शिया मतलब बैठे हैं, पड़े हैं सिर्फ, नो हिलिंग नो डुलिंग मतलब एक कांस्टेंट स्टेट। तो मास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं वेट। वेट पे ऐसा कुछ नहीं है, और ये वेट का फॉर्मूला दिया है, और बाकी ये यूनिट्स वगैरह हैं। तो न्यूटन होती है यूनिट, वो याद रखो। वेट की यूनिट एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम किलो डिस्टेंस के लिए किलोमीटर मीटर लेते हैं, तो इसमें जो है ये न्यूटन की है वेट के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ों में ऐसे ही होता है। मैंने पहले बताया ना, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, डिस्टेंस का कम होता है तो मिलीमीटर में आ जाते हैं, ज़्यादा होता है तो किलोमीटर में चले जाते हैं, और ज़्यादा होगा तो माइल्स में चले जाते हैं, ऐसे।
तो ये मास और वेट का डिस्टिंग्विश आ सकता है। तो वो समझने के लिए एकदम सिंपल है, मीनिंग बताओ दोनों का। वो ग्रेविटी से कनेक्टेड है, मास ग्रेविटी से कोई कनेक्टेड नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेट चेंज होता रहता है, वेक्टर क्वांटिटी है, फार्मूला लिख दो, फिनिश। यूज़ योर ब्रेन। बोला है विल योर वेट रिमेन कॉन्स्टेंट एज यू गो अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बोलते हैं आपका जो वेट है क्या वो सेम रहेगा, डिपेंड है कितनी हाइट पे जा रहे हो आप, क्योंकि जैसे अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे गए तो फिर अर्थ को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, तो ऐसे चेंज नहीं होता है वेट। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो यस चेंज होगा, बहुत ज़्यादा हाइट पे होगा तब, वरना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही जो टेबल ऊपर एक्सप्लेन किया था वो लोगों ने। ओके, और सपोज़ यू आर स्टैंडिंग, ये भी एक सेकंड वन दिया है। सपोज़ यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर, इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 2 r, व्हाट विल बी योर वेट। इसके लिए तो हमें थोड़ा कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब सोच सकते हैं। ओके, तो अभी हम मीनिंग्स वगैरह पढ़ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद ये यूज़ योर ब्रेन भी देखते हैं जो कैलकुलेशन पे। तो इसमें नीचे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, वही सम्स हैं, जब करेंगे तब देखेंगे। अब आ जाते हैं आगे। डू यू नो ग्रेविटेशनल वेव्स। कभी भी देखोगे आप जो एक्सरेज हैं जितनी भी ये सब हैं, ये स्ट्रेट भी बताते हैं और ज़्यादातर ये वेव्स होती हैं, है ना। इंटरनेट का वाईफाई का भी क्या बनाते हैं, वेव्स। जो अपना जो सेल फ़ोन की जो रेंज आती है वो भी क्या है, किस में बताते हैं, वेव्स में। हर एक चीज़ वेव्स में बताती है। तो वैसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल की भी क्या होती है, वेव्स होती है, जिससे कि वो अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, वेव्स क्यों होती है, तो ऑब्वियसली वेव्स वहीं पर बनती है जहाँ पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हर चीज़ की क्या होती है, चेंज। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिए कि हम किसी हाथ अगर हाथ मिलाते हैं तो हल्का सा हम उसको क्या करते हैं, शेक करते हैं ना, शेक योर हैंड, तो वो क्या आती है, वाइब्रेशन। तो जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होना शुरू हो गया तो वो वेव्स बन जाती है। उसका फोर्स, हमारा फोर्स, तो वो चेंज हो जाता है। तो हैं बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं जिसकी वजह से जो रेज़ हैं, और ये काफ़ी हल्की होती हैं, लाइट इन वेट, तो वेव्स बनी जाती हैं, है ना। जैसे अर्थ का वेव इतनी जल्दी नहीं बनता है, भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा तब जाके वेव्स बनती है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये डिपेंड्स है कि जो चीज़ें हैं, अब रेज़ वगैरह काफ़ी लाइट इन वेट होती है। जैसे कि वाटर का भी बताया, वेव्स बन जाती है, क्योंकि मून फोर्स लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रही है, तो वेव्स बन जाती है। तो फोर्स पे डिपेंड होता है, और मेन है ये वाइब्रेशन की वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा है। चलो अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, फ्री फॉल। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, 1-2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, एकदम सिंपल, मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड फ्री फॉल, इसी से हो रहा है। फ्री फॉल मतलब कि आपको कोई फोर्स नहीं लगाना। अब आप एक स्टोन लेकर थ्रो अपवर्ड अगर उसको ऊपर फेंकते हो तो वो फ्री फॉल नहीं, क्योंकि आप अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। आपको जस्ट होल्ड करना है कोई चीज़, कोई उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है, सिंपल। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब आपको उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है। उसमें बस 3 चीज़ें आएगी, ओनली 3 थिंग्स आर कंसिडर्ड इन द फ्री फॉल। फर्स्ट वन, जिस चीज़ पे वो गिर रहा है, जैसे कि अर्थ पे, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। दूसरी चीज़, उस चीज़ का मास, अगर स्टोन फेंक रहे हो तो स्टोन का मास। फिर उसकी हाइट जितनी ज़्यादा होगी, मास जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा, कोई भी प्लेनेट का हो, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि फ्री फॉल जो होगा वो कितनी ज़ोर से नीचे टकराएगा, है ना। देखते होंगे आप, अगर आप कोई चीज़ थोड़ी सी हाइट से फेंकोगे तो टूटती नहीं है जल्दी, लेकिन ज़्यादा हाइट से फेंकोगे तो टूट जाती है। तो होता क्या है, वो मास उसका उतना ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही है, लेकिन किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, हाइट की वजह से। ये तीनों चीज़ की वजह से डिफरेंस आ ही जाता है, कोई भी एक की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो यही फ्री फॉल के बारे में, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। फ्री फॉल इसी को बोलते हैं। और फिर आगे डू यू नो में भी दिया है, काफ़ी लेंदी। मैं सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट ले लूँ जो मेन है, जो इसमें कॉन्सेप्ट है। जैसे फ्री फॉल कॉन्सेप्ट था एक, यहाँ पर भी ये एग्जांपल। अच्छा हाँ, ये वही है जो मैंने एक बार आयरन बॉल का बताया था ना। हाँ सेम, वो मैंने एग्जांपल दिया था कि डिस्कवरी में देखा था एक बार कि एक आयरन बॉल, डू यू नो में यही दिया, आयरन बॉल को और फेदर को एक साथ छोड़ा तो आयरन बॉल जल्दी टच करेगा नीचे, लेकिन अगर उसमें से अगर हम एयर निकाल दें तो दोनों एक साथ आएंगे। एक साथ मैजिक लगता है कि दोनों इतना हैवी जो है, वो भी जो आयरन बॉल है और जो फेदर है जो इतना लाइट वेट है, वो दोनों एक साथ आके अर्थ पे टच करेंगे अगर उसमें से हवा निकाल ली हमने तो। क्योंकि बीच का जो डिफ़िकल्टीज़ है वो निकाल दो तो दोनों साथ में पहुँचेंगे। अब आ जाते हैं आगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो आपने सुनी है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो बहुत इजी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड, कि कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर कंडीशन में है, कांस्टेंट है ना। जैसे एक
जो हम धनुष में तीर खींचते हैं, अभी तक मारा नहीं है, छोड़ा नहीं है, वो जस्ट उसको होल्ड किया है अच्छे से टाइटली, तो उसके अंदर जो एनर्जी आ गई वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी से काम नहीं होता है, जब वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है तभी वर्क होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मीनिंग भी दिया है यहाँ पर कि जो भी एनर्जी स्टोर होती है किसी ऑब्जेक्ट में, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, चाहे वो अर्थ पे हो, हाइट पे हो, किधर भी हो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो mgh, मतलब अगर आपको किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बहुत हाई हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, वो इसके ऊपर डिपेंड है, हाइट के ऊपर भी डिपेंड है, जो मैंने 3 चीज़ें बताई, mgh, मास पे भी, ग्रेविटी पे भी और हाइट पे भी। वो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए हाइट से कोई चीज़ फेंकते हैं तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो mgh ये जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं हाइट बहुत ज़्यादा लेके जाएं, अभी हमने ऊपर टेबल में देखा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो g से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत हाइट कर दी, अगर तो वो बहुत हाइट पे ले जाओगे तो वो एक्सेलरेशन जो वो कम हो जाता है, एक लेवल का कि वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो 0 हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ज़्यादा हाइट पे लेके जाओगे तो 0 आ गया, तो सारा आंसर ही 0 हो जाएगा। तो ऐसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या दिया, माइनस। तो यही थोड़ा सा आपको मीनिंग इसमें देख लेना, कहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया है उतना लर्न कर सकते हैं। तो याद रखो ये कोई बाय हार्ट करने वाली चीज़ें नहीं है, जो डार्क लिखते हैं लोग वही रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं। द नेक्स्ट वन इज़ एस्केप वेलोसिटी। अब ये देख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मीन्स क्या है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट बचे, ये मैं बाद में लेता हूँ, अभी थोड़ा बिजी।